हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ड्यूटी एंड डेल्टा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ रूपांकर वर्मा। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम NIT वारंगल. I cracked many examination like RRB, SSC and JPSC, MPPSC also, GATE also. So मुझे पता है कि कहाँ कहाँ अपन से गलती होती है, कहाँ कहाँ अपना कटता है। मेरा भी काफ़ी जगह कटा है, तो मैं नहीं चाहता जहाँ मेरा कटा है वहाँ आपका भी कटे। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच जानने की, कहाँ कहाँ गलती होती है और वो गलती हम करने से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कवर अप कर सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकें। सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक मेथड ऑफ इरिगेशन के साथ। एक क्वेश्चन जरा बड़ा पूछा जाता है इंफीरियर क्रॉप से रिलेटेड। इंफीरियर क्रॉप्स वो होती है जो बेसिकली जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, इरिगेशन का बोला जाए, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है इनमें सॉइल की क्वालिटी पुअर हो, मतलब ऐसी क्रॉप्स ऐसी जगह पे भी उग जाती हैं जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी पुअर हो। तो इसकी एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, ये पूछे जाते हैं ज्वार एंड बाजरा। अब आते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन में। मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ने से पहले आप ये याद रखिए कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं आप। तो मेथड ऑफ इरिगेशन में सबसे पहले होता है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का मतलब है आपका खेत है, पानी अनकंट्रोल, पानी के ऊपर कोई आपका कंट्रोल नहीं है। आप डिच मतलब क्या समझिए, एक गड्ढा खोद आपने क्या कहते हैं एक बना चैनल बना के रखा है, उस चैनल से पानी आपके खेत में जा रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुला पानी फील्ड में जाता ही जा रहा है। आप किसी प्रकार का उसमें कंट्रोल नहीं मैनेज कर रहे हैं कि कितना पानी जा रहा है, किस जगह पे कितना जाना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं। तो इसीलिए बेसिकली इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड टाइप का फ्री फ्लडिंग इज कम अंडर द अनकंट्रोल्ड फ्लो। इसके अलावा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसे इरेगुलर फील्ड में यूज करते हैं। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स माने क्रॉप जो पास पास उगती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी इफिशियंसी तो जैसे आप समझ में ही आ रहा है, इफिशियंसी लो होती है। एक पॉइंट और आप मुझे समझ में आ रहा है इसके बारे में सुन के, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें किसी प्रकार का खर्चा ही नहीं हो रहा, सीधा सीधा पानी छोड़ रहा है फील्ड में। अगर खर्चा नहीं हो रहा तो ये चीज क्या हो गई, सस्ती। तो इसलिए इसे चीप भी मैं लिख सकता हूं इसमें पॉइंट के तौर पे। इसके बाद आता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर नाम से समझ में आ रहा है, बॉर्डर की बात हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें फील्ड को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। उन स्ट्रिप्स को सेपरेट करती हैं लीव्स बेसिकली अपनी क्या होती है, एक तरह का बॉर्डर ही बोल सकते हैं। लीव्स बेसिकली एक तरह का बाउंड्री का काम, एक तरह का सेपरेशन का काम करती है बेसिकली दो एडजेसेंट स्ट्रिप्स को। ठीक है, ये आ गया बॉर्डर का। बॉर्डर बहुत पॉपुलर, बॉर्डर फ्लडिंग इज मतलब बहुत पॉपुलर मेथड है इरिगेशन का। चेक फ्लडिंग बेसिकली जो आपने फ्री फ्लडिंग पढ़ी उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, जो चेक एरिया होता है, चेक एरिया बेसिकली 0.2 से 0.8 हेक्टेयर तक का एरिया होता है, वो बेसिकली सराउंडेड होता है किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा। तो इसलिए इसका नाम दे दिया चेक फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग तो आपने देखी होगी, आप अपने कभी गांव गए होंगे तो गांव में आपने जो अपने संतरे का पेड़, संतरे की खेती होती है, एप्पल की खेती होती है, उसमें इस अप्रोच का यूज किया जाता है। उसमें करते क्या है, इसे ऑर्चार्ड ट्रीज भी कहते हैं, ऑर्चार्ड टाइप की क्रॉपिंग भी कहते हैं, ऑर्चार्ड टाइप की फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें वाटर यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है और आपने क्या किया, जगह जगह ऐसे बेसिन बना दिए हैं। ये बेसिन दिख रहा है आपको, इसमें आपकी क्रॉप प्रेजेंट होगी। सिंगल क्रॉप भी हो सकती है, सिंगल प्लांट भी हो सकता है, मल्टीपल प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो यहां से पानी इनके ऊपर ऐसे डायरेक्ट यहां तक पहुंचता रहता है, इसे कह देते हैं बेसिन टाइप की फ्लडिंग। और नेक्स्ट है अपनी फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन मेरा मोस्ट फेवरेट इरिगेशन है। हमारा लैंड हमारी कुछ इस टाइप की रहती है। इसमें जो हायर एलिवेशन पॉइंट दिख रहा है, ये हायर एलिवेशन पॉइंट है, लोअर एलिवेशन पॉइंट है, या आप सीधी भाषा में बोलूं ये डिप्रेशन है, और ये अपना क्या कहते हैं इसकी जो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड पॉइंट है। अगर इसके ज्योमेट्री के हिसाब से बोलूं तो कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है और ये कॉनकेव शेप का है। तो आप ऐसे मत समझिए, ये जो अपर पॉइंट है और ये डिप्रेशन पॉइंट है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें जो अपनी जो क्रॉप्स होती हैं, ये अपर पॉइंट में अपन क्रॉप लगाते हैं, और जो डिप्रेशन एरिया होता है, जो ये अपने चैनल दिख रहा है, ये स्ट्रेट पैरेलल चैनल्स होंगे, इस चैनल पे अपन पानी अप्लाई कर देते हैं। तो अभी तक इन मेथड्स में हम पानी क्या कर रहे थे, पूरी फसल को डायरेक्ट दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, फरो इरिगेशन में हुआ, हमने पूरे खेत में पानी नहीं दिया, हमने जो जो डिप्रेशन एंड्स थे वहां पे पानी अप्लाई किया, यहां से पानी क्रॉप तक डायरेक्टली पहुंच जाता है।
तो उसमें वाटर की सेविंग होती है, इसलिए मेथड बहुत सही मेथड है, बहुत पॉपुलर, बहुत इफिशिएंट मेथड है। इसके बाद स्प्रिंकलर और ड्रिप मेथड आप जानते ही हैं, जो मोस्ट सिंपल है, लेकिन स्प्रिंकलर और ड्रिप में पूछा क्या जाता है वो आपको याद होना चाहिए। देखिए पेपर में यहाँ पे मेरा कटा था तो आपका ना कटे इसलिए बता रहा हूँ। जब भी पेपर में पूछा जाए मोस्ट इफिशिएंट मेथड, सभी में सबसे ज्यादा इफिशिएंट मेथड कौन है, दोनों ऑप्शन दिए स्प्रिंकलर ड्रिप, तब ड्रिप लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए मोस्ट इफिशिएंट सरफेस मेथड तो स्प्रिंकलर ही लिखेंगे। वैसे ड्रिप लिखेंगे जब केवल मोस्ट इफिशिएंट पूछा जाए, अगर सरफेस जुड़ जाए तो स्प्रिंकलर लिखना है। ये गलती पेपर में नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसमें, एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके सवाल आपने लगाए होंगे। इन बेसिकली मैक्सिमम एरिया टू बी इरिगेट करके एक सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या है, टी इज द टाइम, ठीक है, जिसमें आपने पूरे अपने जो खेत है, जो भी आपका एरिया है, उसमें अपने वाटर को प्रोवाइड कराया है। y इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, f इज द इंफिल्ट्रेशन रेट, q इज द डिस्चार्ज। तो बेसिकली इससे आप टाइम निकाल सकते हैं कि पूरा एरिया जो है आपका खेत का, उसको वाटर प्रोवाइड करने में आपको कितना टाइम लगा। मैक्सिमम एरिया कितना आप इरिगेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है अपना डिस्चार्ज के ऊपर और इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन 100% बनता है, यहां से नहीं तो यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। कि आपसे पूछ लेंगे, डिस्चार्ज बता देंगे, इन्फिल्ट्रेशन रेट बता देंगे और बोलेंगे कि मैक्सिमम एरिया आप कितना इरिगेट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट Q बाय F का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से आंसर निकाल पाएंगे। ये याद रखिएगा, मत भूलिएगा। आज पहला टॉपिक तो अपना हो गया मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर, काफी जल्दी अपन ने निपटा लिया क्योंकि इतना कुछ खास था नहीं, जो जो पॉइंट काम के थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मुझे आपको कुछ वैल्यूज बतानी पड़ेंगी जो पूछा जाता है पेपर में। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट में ये जनरल फॉर्मूला देके रखा है इन्होंने, CQ अपॉन Q प्लस P इफेक्टिव माइनस CU। इन टर्म्स का मतलब बता देता हूं। C का तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, Q डिस्चार्ज है, P इफेक्टिव रेनफॉल है, CU कंजप्टिव यूज है। लेकिन ये सब अपने काम का नहीं है, अपने काम का है जो उसके बगल में वो लिखी है, वैल्यूज लिखी हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट है इरिगेशन वाटर में, उसे हम डिवाइड कर देते हैं इन वैल्यूज में। हम पता करते हैं कि अगर इतने से इतनी वैल्यू होगी तो अपना इरिगेशन वाटर क्रॉप के लिए सुटेबल है कि नहीं है। सपोज 0 से 240 बेसिकली ऑल क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है, इसे लो सैलिनिटी कहते हैं, माने लो सॉल्ट कंटेंट है, ये हर टाइप की क्रॉप के लिए चल जाएगा। 250 से 750 में आपको पहले लीचिंग करनी पड़ेगी। लीचिंग फेनोमेना में आपको बताऊंगा लेक्चर में आगे। उसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तरफ से एक डिमांड आई थी कि आप जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं इरिगेशन की, वो आप बिल्कुल इनिशियल से लास्ट तक लेके जाइए। मैं अभी तक क्या कर रहा था, आपके पिछले 3 लेक्चर्स जो लिए उसमें मैंने कभी लेसी बताया, कैनेडी बताया, कैनाल आउटलेट बताया, तो आपका कहना ये था कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलें। तो आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया है और आपसे वादा करता हूं लास्ट यूनिट तक लेके जाऊंगा। बस आपका रिस्पांस और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो देखिए 0 से 250 में आपको मैंने बता दिया कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लो सैलिनिटी है, सभी टाइप की क्रॉप आराम से उग जाएंगी। 250 से 750 में बेसिकली आपको लीचिंग करना पड़ेगा, लीचिंग करने के बाद आपका फील्ड तैयार हो जाएगा। 750 से 2250 बेसिकली ऐसी टाइप की क्रॉप उग पाएगी जो कि ज्यादा से ज्यादा सैलिनिटी को झेल सके, और 2250 माफ करना दोस्त, इसमें तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। उसके बाद आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ये इसमें मैंने बोला था आप इसमें फॉर्मूला भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला नहीं भूलना, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बेसिकली सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर डाइवेलेंट जो कैटायनिक आयंस है उनके रिस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला Na प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन अंडर रूट में Ca2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन 2 प्लस Mg2 प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन 2। इसमें आप सिंपल समझिए, इसमें आपको इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू पेपर में दी जाएगी, आपको SAR निकालना पड़ेगा। अब देखिए SAR में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 4 वैल्यूज। 0 से 10 में कोई दिक्कत नहीं, सभी टाइप की सॉइल सभी टाइप की क्रॉप्स के लिए चल जाएगा। 10 से 18 बेसिकली जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसके लिए यूजफुल हो पाएगा। अगर 10 से 18 सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ही आप यूज कर सकते हैं।
18 to 26 बेसिकली आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हाई लीचिंग करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ द जिप्सम। और फिर 26 से ज्यादा, फिर से माफी चाहूंगा फ्रेंड्स, आप यूज नहीं कर पाएंगे अगर सॉइल आपके इरिगेशन वाटर में 26 से ज्यादा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है। इसके बाद एक टर्म आती है, ये क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर भी कंप्लीट हो गया, इतना ही था इसमें। क्रॉप पे हाँ एक टर्म और था इसमें, नहीं इसमें सोडियम एब्जॉर्प्शन बता दिया मैंने आपको, कंसंट्रेशन सॉल्युबल सॉल्ट बता दिया, हाँ सारी वैल्यूज मैंने आपको कवर करा दी, हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद आपका आता है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होता है। देखिए कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रॉप पीरियड माने फसल में होता क्या है, फसल की बुआई से लेके फसल की कटाई तक, फसल की सोइंग से लेके फसल की हार्वेस्टिंग तक, ये हो गया क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड का मतलब होता है पहली बार पानी कब दिया और आखिरी बार पानी कब दिया। तो बेसिकली क्रॉप पीरियड जो होता है वो बेस पीरियड से अधिक हमेशा ज्यादा होता है। इसके बाद आता है डेल्टा ड्यूटी के बारे में जानना। डेल्टा के बारे में आप ऐसे जानिए, बेसिकली ये होता है आप डेप्थ ऑफ वाटर जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं अपने फील्ड में थ्रू आउट द बेस पीरियड। मतलब आपने बेस पीरियड में आपको कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, कितना डेप्थ ऑफ वाटर आपको देना पड़ेगा अपनी फसल उगाने के लिए उसके बेस पीरियड के दौरान, दैट इज नॉन एज द डेल्टा, कि इतना डेप्थ ऑफ वाटर लग जाएगा। क्या समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा बेसिकली आपको मैंने बता दिया डेप्थ ऑफ वाटर जो आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा ड्यूटी का मतलब क्या होता है, 8 क्यूमेक्स डिस्चार्ज में, माने आपने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज अप्लाई किया, उसमें आप कितना हेक्टेयर फील्ड को इरिगेट कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द ड्यूटी। डेल्टा बेसिकली कितनी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है फील्ड में आपकी पर्टिकुलर फसल उगाने में, ड्यूटी इज बेसिकली हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, माने कितना आपके फील्ड इरिगेट कर पा रहे हैं 1 क्यूमेक्स डिस्चार्ज में। डेल्टा का फॉर्मूला 864 बी अपॉन डी लिखा है, आप 8.64 बी अपॉन डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8.64 लिखेंगे तो मेरे लिए यहाँ मीटर लिख दीजिएगा, 864 लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। डेल्टा डी को आपको पता ही है, बी में कंफ्यूज मत होइएगा, बी मतलब बेस पीरियड, जो अपना बेस पीरियड है माने डेज में इसकी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अपने कवर हो गए। हम बीच में थोड़ा सा शफल किए थे, हम कहाँ हम दिक्कत आई थी आपको दिक्कत आ सकती है, कहां पर दिक्कत आ सकती है, सॉरी आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पे वैल्यूज याद रखने में, तो ये जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ये डेल्टा का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्रॉप पीरियड ज्यादा होता है बेस पीरियड कम होता है, ये याद रखिएगा। इतना सब याद रख लेंगे आप तो आपका ये फर्स्ट फेज, ये 2 टॉपिक आपके क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर कंप्लीट हो गए। अब आपका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्यूटी को, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। ड्यूटी तो आप समझ गए, ड्यूटी में कोई डाउट है नहीं आपको, है ना, ड्यूटी में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपकी कोई भी पर्टिकुलर चैनल में, या आपका मैं सीधी सी बात बोलूं सॉइल में कि कंडीशंस में, या क्या बोला जाए क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, या और भी अलग अलग चीजों के कारण ड्यूटी चेंज होता है ना, ड्यूटी चेंज होता है। तो हमें वही फैक्टर्स जानने हैं कि ड्यूटी कैसे कैसे चेंज होता है, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। तो इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है टाइप ऑफ क्रॉप। देखिए मैं आपको एक भी नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चेंज हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ जाएंगे। बस मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली खुद ही बोलते चलेंगे कि क्या असर पड़ेगा। तो बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर मैं एक डिब्बा बनाता हूं, उस डिब्बे के अंदर में लिखता हूं ड्यूटी क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कहानी है टाइप ऑफ क्रॉप, ड्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, किसकी ड्यूटी कम होगी। एक क्रॉप है जो जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, एक क्रॉप है जिसे पानी की रिक्वायरमेंट कम है। द क्रॉप रिक्वायर्ड वाटर मोर, तो उसके लिए क्या होगा, ये नीचे वाला पैरामीटर बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टाइप ऑफ क्रॉप
अगर क्रॉप को पानी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्रॉप रिक्वायर्ड मोर वाटर, तो ड्यूटी शुड बी लेस। बस यही पॉइंट आपको समझना था कि जो द क्रॉप रिक्वायर्ड मोर वाटर हैव लेस ड्यूटी, द क्रॉप रिक्वायर्ड लेस वाटर हैव मोर ड्यूटी। ये आप देखिए, आप ऑटोमेटिकली खुद ही समझ गए, मुझे आपको समझाना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने बगल में फॉर्मूला आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लाइमेटिक कंडीशन। आप फिर से अपने आप ही आंसर देंगे, देखिएगा ऑटोमेटिकली आप आंसर देंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में मैं बेसिकली 4 पैरामीटर कंसीडर करता हूं। टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी और उसके अलावा रेनफॉल। चलिए फिर से मेरे साथ जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन 100% पेपर में फंसेंगे। मान के चलिए जो मैं 3 टॉपिक आज आपको बता रहा हूं, इसके आप एमसीक्यू, आपके पास बुक्स हो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो आपके पास बुक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगाइएगा। एसएससी के या स्टेट सर्विसेज के, एई वगैरह के क्वेश्चन लगाएंगे, आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। ड्यूटी, डेल्टा के, मेथड ऑफ इरिगेशन के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वाटर क्वालिटी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को मैं इतना एक एक पॉइंट में आपको बगल समझा के कर रहा हूं, ताकि आप इसमें गलती ना करें। इसमें 100% लोगों का कटता है, और अगर आप अपना कटने से बचाना चाहते हैं तो इस चीज को ध्यान से देखिए, समझे बात को। तो देखिए टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी पानी की डिमांड सपोज 16 क्यूमेक्स थी, अब लेकिन 20 क्यूमेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्यूमेक्स का तो लॉस हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया तो पानी इवोपरेट करेगा, तो बेसिकली क्या हो गया, क्यूमेक्स बढ़ गया। क्यूमेक्स बढ़ गया तो बेसिकली ड्यूटी क्या हो गया, कम हो गया। विंड वेलोसिटी बढ़ गया तो विंड वेलोसिटी से भी लॉसेस बढ़ते हैं, तो ड्यूटी क्या हो गया, कम हो गया। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी से इवोपरेशन लॉसेस, ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो लॉसेस हैं, इवोपरेशन लॉसेस, वो कम हो जाएंगे। लॉसेस कम हो जाएंगे तो ड्यूटी बढ़ जाएगा। रेनफॉल से ऑटोमेटिकली आपको बेसिकली इरिगेशन वाटर कम रिक्वायर्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली ड्यूटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये सारे मैंने पॉइंट आपको बता दिए। क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। इसके बाद है, इसे मिटा देता हूं मैं आपके लिए। आप देखिए, आप ऑटोमेटिकली ही समझते चले जाएंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सिस्टम ऑफ इरिगेशन। देखिए सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं। पेरेनियल है और इनंडेशन, दोनों ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो पेरेनियल में क्या रहता है, सॉइल शुरू से ही वेट कंडीशन में रहती है, कंटिन्यूसली इन वेट कंडीशन। अब अगर सॉइल गीली कंडीशन में है तो उसे जो वाटर चाहिए होगा, जितनी डिमांड होगी, उससे कम ही पानी लगेगा, क्योंकि पहले से सॉइल के पास पानी है। और कम पानी लगेगा तो इस केस में ड्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन अंडेशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ड्यूटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है। इसके बाद है मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ाया था, तो आपको मैंने एक चीज बोली थी, भाई मेरा फेवरेट कौन सा है। आप बोलेंगे कि वो हमें कैसे पता होगा सर, तो अब मैं बोलूंगा मैंने आपको 10 बार रिपीट कर करके बताया था कि मेथड। देखिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे ना, और जितना ध्यान से आप सब पिछले का अभी यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ाया, आपने बोला कि फरो इरिगेशन बेस्ट था, क्योंकि उसमें पूरी फसल पे पानी नहीं देना पड़ रहा था, तो बीच में चैनल्स बनाए थे, पहला चैनल उसमें पानी देना पड़ रहा था। फिर आपका दिमाग ठनका, अरे यार ये तो सबसे बेस्ट मेथड था फरो इरिगेशन। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको पूरे फील्ड में पानी देना पड़ता, उस कंडीशन में डिस्चार्ज ज्यादा लगता, तो आपकी ड्यूटी कम हो जाती। अभी आपको पानी कम देना पड़ेगा तो ड्यूटी सबसे ज्यादा होगी
फरो इरिगेशन की। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए पिछला आपका यहाँ काम आ गया। इसके बाद स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो होते हैं, इसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इनका भी बोला जाए सरफेस इरिगेशन में देखा जाए तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की भी ड्यूटी हाई होती है एज कंपेयर टू सरफेस इरिगेशन। अच्छा बात, मुझे एक और चीज बता सकते हैं, अगर कोई सॉइल हाईली परमेबल है, हाईली परमेबल सॉइल है, तो बेसिकली ऐसी टाइप की सॉइल में परकोलेशन लॉसेस, सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म हो गया, सीधी सी भाषा में, सॉइल में बहुत ज्यादा हाईली परमेबल है, माने उसमें जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। उस कंडीशन में जो लॉसेस, पानी का बहाव नीचे की तरफ बहुत तेजी से होगा, हाई परकोलेशन होगा। हाई परकोलेशन होने की वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो लॉस हो रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा तो ड्यूटी कम हो जाएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट अपना फैक्टर है, कौन सा है नेक्स्ट, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ये समझिएगा ध्यान से, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या हुआ, आपकी क्रॉप है, अब सॉरी आपकी फील्ड है, फील्ड में आपको क्रॉप उगानी है। आपने फील्ड की प्रॉपर क्या की, जुताई करी, जुताई मतलब एक प्लोइंग आपने करी फील्ड की प्रॉपर। अब फील्ड की प्रॉपर प्लोइंग करने के बाद क्या होगा, सॉइल क्या हो गई, लूज हो गई, सॉइल लूज हो गई, और सॉइल लूज होने के साथ साथ उसकी क्या होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब सॉइल को आपने जब प्रॉपर प्लोइंग किया तो उससे उसकी जो प्रॉपर क्या कहते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ने से अब वो सॉइल क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर रिटेन कर सकेगी। तो अभी तक आप क्या करते थे, सपोज इससे 5 बार आप इरिगेशन करते थे या 5 बार वाटरिंग करते थे। अब आप क्या करेंगे, 5 बार वाटरिंग करते थे, अभी क्या किया आपने, 4 बार वाटरिंग में ही वो सॉइल पानी को रिटेन करना, सॉइल अब क्या होगा, अब जब आप वाटरिंग करेंगे, पहली वाटरिंग करेंगे तो सॉइल की रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो पानी रिटेन करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ज्यादा बार अब वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम बार वाटरिंग करने से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल रिटेन करने लगी है पानी, वो वेस्ट नहीं कर रही है पानी। बस यही सिद्धांत की वजह से आपका लॉसेस कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएगा तो ड्यूटी बढ़ जाएगा। ये पॉइंट था, आपको समझ में आया ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बेसिकली हुआ क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सॉइल की रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो आपने क्या किया, जब उसे पहली बार इरिगेट किया, आपने पहली बार पानी अप्लाई किया, आपने प्रॉपर फील्ड की प्लोइंग करी, प्लोइंग करने के बाद आपका क्या होगा, सॉइल लूज हो गई, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या हुआ, जब आपने पहली बार इरिगेशन किया तो सॉइल ने वाटर को प्रॉपर्ली रिटेन कर लिया। अब आप क्या कर, अगर आप ये नहीं करते तो कुछ पानी तो लॉस में चला जाता, कुछ पानी सॉइल में जाता। अब वो लॉस आपने बचा लिया, लॉस बचा लिया तो लॉस कम, तो बेसिकली आपका ड्यूटी ज्यादा। ठीक है, अब उसके बाद है टाइम ऑफ इरिगेशन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टाइम ऑफ इरिगेशन, देखिए टाइम ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में मेरा ग्राउंड था, आपने नया नया खेत खरीदा, आप गए देखा कि यार ये तो उबड़ खाबड़ है खेत और इरेगुलर सरफेस है। जब आप उसमें क्या कहते हैं इरिगेशन करेंगे, जब इरिगेट करेंगे आप अपने फील्ड को, तो उसमें पानी का लॉस होना स्वाभाविक है, वाटर लॉसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि फील्ड क्या है, फील्ड क्या अपनी इरेगुलर है। तो शुरुआत में तो फील्ड इरेगुलर है तो लॉसेस ज्यादा होंगे, तो लॉसेस ज्यादा तो बेसिकली ड्यूटी कम। तो इनिशियल स्टेज में ड्यूटी क्या हो गई, कम, इनिशियल स्टेज में ड्यूटी हो गई कम। कुछ समय बाद आप कंटिन्यूसली इरिगेशन करते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका जो वाटर टेबल था वो बेसिकली लेवल अप होगा, वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है। वाटर टेबल जब रिचार्ज होते होते उसके रूट जोन तक पहुंच जाएगा या उस क्रॉप के रूट जोन के आसपास आ जाएगा, तो अब आपको फाइनल स्टेज में जो पानी अप्लाई करना पड़ेगा वो कम अप्लाई करना पड़ेगा, तो ड्यूटी क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट में हम बच्चा खाते हैं और यही सबका कटता है, तो अपना कटने से बचाना है तो इसे ध्यान से सुनना है।
ठीक है, ऐसी पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद अब सब सिंपल पॉइंट है, जो समझाने वाले पॉइंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए और आप समझ भी गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सॉइल। सीधी सी बात है, कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो पर्कुलेशन लॉसेस ज्यादा होंगे तो ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। वही इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। कैनाल की कंडीशन, कैनाल कंडीशन में बेसिकली कैनाल लाइन्ड कैनाल होगी तो बेसिकली क्या होंगे, लॉसेस कम होंगे तो ड्यूटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद वही टोपोग्राफी ऑफ लैंड। टोपोग्राफी आप पिछले वाले पॉइंट से समझ सकते हैं। टोपोग्राफी में लैंड अगर लेवल्ड लैंड है, मानिए लैंड लेवलिंग प्रॉपर्ली लेवल्ड है तो लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे तो ड्यूटी क्या होगी, हाई होगी, ड्यूटी ज्यादा होगी। और अगर नॉट लेवल्ड है तो ड्यूटी कम होगी। इसके बाद लास्ट बचता है पॉइंट अपना बेस पीरियड। बेस पीरियड जितना ज्यादा होगा, डिस्चार्ज उतना ज्यादा होगा और ड्यूटी उतनी कम होगी। तो आप समझ सकते हैं ड्यूटी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आपको गलती नहीं करना है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज लगा लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व करने के लिए हूं। लेकिन जितना आज बताया है उसका तो मार्क्स कम से कम नहीं गवाइएगा, उसमें अपना मत कटवाइएगा, ये जरूरी बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, शब्बा खैर।